हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखिए हम इस चैप्टर के अंदर पालमपुर की स्टोरी पढ़ते हैं। क्या है स्टोरी बेटे? पहले हम पढ़ेंगे पालमपुर कनेक्टेड कैसे हैं। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज। पालमपुर जो गांव है ये विलेजेस से कनेक्टेड है और टाउन से भी कनेक्टेड है। रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर पालमपुर। बेटा ये पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, उसका नाम है रायगंज। ठीक है, वहां से भी कनेक्टेड है। ऑल वेदर रोड कनेक्टेड टू द विलेज टू रायगंज एंड अदर टाउन्स। बेटा इससे और भी सड़कें कनेक्टेड हैं, जिससे बेटा विलेज पालमपुर से। बेटा आपको इस गांव में क्या कुछ देखने को मिलेगा? कौन कौन से ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जो आपको इस गांव से मिलेंगे देखने को? देखिए आपने देखा होगा ब्लैक कार्ट, जैसे ये वो होती है बैल और उसके पीछे एक कार्ट है। ठीक है, तांगा जिसे बोलते हैं, तांगाज हैं जिसे तांगा है, बोगियाज हैं वुडन कार्ट, और जिसमें बफेलो बंदी होती है। और लोडेड विद जैगरी, बेटा गुड़ है जो इसमें लोडेड होकर जाता है दूसरे गाँव में। इसके अलावा क्या देखने को बेटा मिलेगा आपको? इसमें बेटा आपको मिलेगा मोटर व्हीकल मिलेंगे, जीप्स मिलेंगी, ट्रैक्टर मिलेंगे। ये सब आपको देखने को मिलेगा इस गांव के अंदर। ठीक है बेटा, ये पिक्चर में दिखा रखा है, साइकिल भी है, स्कूटर भी है। मतलब गांव के अंदर हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो आपको शहर के अंदर देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्ट बेटा शहर के अंदर अच्छा देखने को मिलता है, तो गाँव में के अंदर भी अच्छा खासा है इसमें। ठीक है, अब बेटा गाँव की सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गांव में अगर हम बात करें गांव की, विलेज पालमपुर की, तो उसमें बेटा कितने लोग रहते हैं? टोटल 450 फैमिली रहते हैं। कितनी फैमिली? 450, 450 लोग इसमें रहते हैं फैमिली मेंबर्स। ठीक है, टोटल फैमिली कितनी है? 450 लोग हैं। और जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है बेटा, मतलब 450 लोग हैं जिसमें अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। अब बात करें बेटा कास्ट की, तो आप देखोगे इसमें जो 80 फैमिली हैं वो बेटा वो अपर कास्ट से हैं। अपर कास्ट जैसे जनरल कैटेगरी होती है, बड़े बड़े कास्ट हैं। और ठीक है बेटा, इसके बाद आपको देखना पड़ेगा जिन जो मेजोरिटी है, मतलब जो बड़ी कास्ट हैं, उनके पास खुद की अपनी ज़मीन है गांव में, और अपने घर हैं, पक्के घर हैं जो कि ईंटों से बने हुए हैं, सीमेंट ब्लास्टिंग है। तो बेटा आपने इसमें ये देखोगे कि जो बड़ी जातियों के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और पक्के घर हैं। और दूसरी बात करते हैं बेटा, जो दूसरी कास्ट के लोग हैं, जो एससी दलित हैं, वो टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन है। मतलब 450 में से 1/3 निकालोगे तो 150 लोग बैठेंगे। तो 150 लोग बेटा ऐसे हैं जो नीची कास्ट के बिलोंग करते हैं, और इनके क्या है बेटा, कच्चे घर हैं, गांव में घर हैं लेकिन छोटे हैं। दूसरा, किस घर जो बने हुए बेटा उनकी वो मड से बने हुए हैं, स्ट्रो से बने हुए हैं, भूसा जिसे बोलते हैं बेटा, भूसे से। और मड कहते हैं बेटा मिट्टी से बने हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं गांव में जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है, लैंडलेस हैं। तो बेटा आपको दो सिचुएशन देखने को मिली इसमें पालमपुर में, कि अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास अच्छे खासे घर हैं, जमीन है, पक्के घर हैं। और जो 1/3 पॉपुलेशन है, जो नीची जाति के लोग हैं, उनके पास कच्चे घर हैं, कुछ के पास है ही नहीं। और जो घर हैं बेटा वो स्टो से, भूसे से बने हुए या गारे से बने हुए, जिसे मिट्टी बोलते हैं। ठीक है बेटा, बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी मतलब जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है। तो आपको इस गांव में बेटा कुछ चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। तो बेटा पूरे गांव में 2 स्कूल हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे इस पालमपुर विलेज में। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, एक क्या है बेटा आपको देखने को मिलेगा इसमें, प्राइवेट डिस्पेंसरी है जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो बीमार लोग हो रहे, मतलब जैसे शहर में आपको देखने मिलते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, ऐसे गांव के अंदर ये हॉस्पिटल है छोटा लेवल का। और क्या बेटा इसमें, इसके अलावा बेटा गांव के अंदर आपको क्या मिलेगी इसमें, लाइट के कनेक्शन है लोगों के पास, इलेक्ट्रिसिटी पावर है। और लोग जो है खेतों में खेती करते हैं ट्यूबवेल के द्वारा। बेटा ट्यूबवेल भी क्या होती है, जिसमें पानी आता है। ठीक है, लोग खेती में यूज़ करते हैं ट्यूबवेल का। एंड इज यूज वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और कुछ छोटे छोटे व्यापार भी करते हैं बेटा गाँव के अंदर। तो इसका पूरा जो आपको देखने को मिलेगा पालमपुर में, ये एक अच्छा गाँव है। ठीक है, हॉस्पिटल भी है बेटा इसमें, स्कूल भी है, और लाइट की फैसिलिटी भी है। क्लियर?
बात करते हैं कि गांव के अंदर मेन ऑक्यूपेशन क्या है। बेटा लोग ज़्यादातर इस पालमपुर गांव के अंदर क्या काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग मतलब बेटा एग्रीकल्चर। लोग किस पे डिपेंड है ज़्यादातर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्लियर है बेटा। और इसके अलावा बेटा और कुछ भी काम होता है इस गांव के अंदर, जैसे कि छोटे छोटे लोग बिजनेस करते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, मतलब खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा। और डेयरी खोलते हैं। डेयरी क्या होता है, जिसमें दूध को बेचा जाता है। ठीक है, शॉप होती है। ट्रांसपोर्ट आप देखोगे इस गांव के अंदर कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, जरूरी नहीं कि वो खेती बाड़ी करें, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। जैसे कुछ लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, सॉरी, जैसे ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, और कुछ मतलब जो साधन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेने के, बस तो है नहीं इसमें, तो छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, छोटे एरिया पर। तो बेटा ये काफ़ी बढ़िया गांव है। ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोडक्शन। अब बेटा आप ये देखोगे कि कुछ लोग जो गांव के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन का मतलब समझते हैं। पहले प्रोडक्शन बेटा क्या होता है। देखिए प्रोडक्शन का बेटा मीनिंग होता है जहाँ पर हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल से अगर हम किसी प्रोडक्ट को बेटा ट्रांसफॉर्म करें, मतलब चेंज करें, किससे, रिसोर्स को हम किस में करें बेटा, फिनिश प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा आपको मैं। जैसे मान लीजिए कॉटन है, तो बेटा कॉटन किस पे होगी, नॉर्मल सी बात है, फार्मिंग होगी कॉटन की, फूल निकलेंगे। फिर इस कॉटन का क्या होगा बेटा, कॉटन से क्या होगा, कॉटन से उसे हम कहाँ ले आएंगे, इंडस्ट्री में ले आएंगे। अब इंडस्ट्री में क्या होगा बेटा, कॉटन की शर्ट बना देंगे। तो बेटा ये चेंज हो रहा है, चेंज मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कॉटन से शर्ट बनी है, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा आपको ये देखने को मिलेगा कि जो विलेज पालमपुर है उसमें कुछ लोग प्रोडक्शन करते हैं। अब बेटा प्रोडक्शन का मकसद क्या होता है, नॉर्मल से बात है, पैसा कमाना है। और दूसरी चीज़ है कि प्रोडक्शन में किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी जो भी आप प्रोडक्शन करोगे, उस प्रोडक्शन के लिए हमें चार चीज़ चाहिए होती है। देखिए पहली होती है हमारी लैंड, जैसे ज़मीन। बेटा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी फैक्ट्री ज़मीन पे ही खुलेगी, नॉर्मल सी बात है, हवा में तो ओपन होने की नहीं। तो हमें फैक्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, ज़मीन आ गई, हमने फैक्ट्री बना भी ली, तो फैक्ट्री अपना आप तो चलने की नहीं, तो उसमें काम करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेबर, मजदूर। ठीक है, और बेटा तीसरा क्या है हमारा, फिजिकल कैपिटल। बेटा फिजिकल कैपिटल क्या होती है, जैसे मशीन हो गई, ठीक है, टूल्स हो गए। अब बेटा मशीन अपना आप, जो मजदूर आएंगे तो अपना आप तो हाथ से काम नहीं करने के, मशीन का यूज़ करेंगे, मशीन का यूज़ करेंगे, टूल चाहिए, मशीन ख़राब हो रही है। दूसरा बेटा क्या है, रॉ मटेरियल चाहिए, ये भी हमारा फिजिकल कैपिटल है। बेटा एक होती है हमारी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है बेटा, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एग्जांपल लेते हैं जैसे बिजनेस का। तो बेटा बिजनेस में वर्कर्स भी आ गए, हमने फैक्ट्री लगा ली, मजदूर आ गए, उसमें मशीन लगा दी। क्या इसके होने के बाद फैक्ट्री सही चल जाएगी, नहीं। बेटा इन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। इसका दूसरी भाषा बताया था ऑन्टरप्रनोर, जो बेटा बिजनेस को संभालता है। जैसे मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी संभाल कौन रहता है, टाटा, रतन टाटा। ठीक है, तो रतन टाटा कौन होगा बेटा, एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस को संभाल लेते हैं। अब दूसरे चेंज हो गए, तो बेटा जिस बिजनेस को भी संभाल कोई पर्सन संभालता है उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर या ह्यूमन कैपिटल। ठीक है बेटा, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होगी, लैंड है, लेबर है, कैपिटल। बेटा कैपिटल तो पता ही लग गया, क्योंकि पैसे के बिना तो बिजनेस चल नहीं पाने का। एंटरप्रेन्योर को होता है, पर्सन होता है जो प्रोडक्शन को हेल्प करता है। तो बेटा जितने भी हम इन्हें बेटा बोलते हैं रिसोर्सेज, क्या बोलते हैं सभी को, रिसोर्सेज। कौन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो बेटा हमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो चार फैक्टर की, जमीन हो गई, मजदूर हो गए, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की। ठीक है बेटा। बेटा बात करते हैं लैंड। लैंड क्या है, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स। देखो जमीन है, जमीन के ऊपर जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, फॉरेस्ट हो गए, वाटर फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, लैंड के ऊपर डिपेंड है। लैंड इनके ऊपर डिपेंड है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है,
ये सब क्या है बेटा, लैंड के पार्ट हैं। लेबर कौन होती है बेटा, लेबर आर द पर्सन हु डू वर्क, बेटा वो पर्सन जो काम करता है किसी के यहाँ पर और वेजेस लेता है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली क्वालिफाइड लेबर वाइल सम आर लेबर हु कैन डू मोर ऑफ फिजिकल। बेटा आपने देखोगे दो तरह की लेबर होती है। एक लेबर वो होती है जो हाईली क्वालिफाइड होती है, एजुकेटेड, जैसे अब मान लीजिए टीचर है तो वो बेटा वो भी लेबर है, वो स्कूल में क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा है, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं। एक लेबर होती है जैसे घर बनना है, घर बनाने के लिए कौन सी चाहिए, उसे कोई हाईली क्वालिफाई नहीं चाहिए, उसे बस स्किल चाहिए, ठीक है, मजदूर टाइप के। तो आपको लेबर दो तरह की मिलेगी, एक होती है बेटा फिजिकल लेबर जैसे मजदूर आप देखते हैं, एक होती है मेंटल लेबर जो क्वालिफाइड होती है, ठीक है बेटा। बात करते हैं बेटा फिजिकल कैपिटल। बेटा फिजिकल कैपिटल कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड। बेटा फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, वो चीज, वो फिक्स, वो कैपिटल जिसे हमने एक बार परचेज कर ली, बार बार परचेज नहीं करते। जैसे बेटा मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मशीन है, मतलब ट्रैक्टर परचेज करा, तो मैंने एक फार्मिंग करी और मैंने ट्रैक्टर का यूज करा बेच दिया, क्या ऐसा होता है, नहीं। तो बेटा ऐसे एसेट्स जिनको हम एक साल से ज्यादा यूज करते हैं या 6 महीने से ज्यादा यूज करते हैं, ऐसी कैपिटल को हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बेटा दो चीज इंक्लूड होती हैं, एक होता है इसमें रॉ मटेरियल और एक इसमें होता है बेटा मनी, पैसा। बेटा जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के लिए हमें एक रॉ मटेरियल चाहिए, बेटा रॉ मटेरियल के बिना तो कोई फैक्ट्री चलेगी नहीं, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल होगा तभी तो फिनिश गुड बनेगा। दूसरा, डेली बेसिस पर हमें पेमेंट भी करना है मजदूरों को, तो पैसा भी चाहिए। तो बेटा पैसा और रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्लियर है बेटा। और फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, टूल्स हो गए, मशीन हो गई, ये सब हमारी कंप्यूटर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, तो वो चीज़ें जिसको हम एक साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये मोर देन ईयर्स यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। और जिसको हम एक साल के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हुआ, मनी हैंड टू हैंड हो गए, वन डे यूज़ हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्लियर है बेटा। जैसे इसमें पिक्चर दिखा रखी है, लैंड है, इन्वेंट्री है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग्स हो गई, मशीन हो गई, सब क्या हो गई, हमारी फिक्स्ड कैपिटल हो गई। पैसा और रॉ मटेरियल हमारा वर्किंग कैपिटल। दूसरा बात करते हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल। बेटा हमने ह्यूमन कैपिटल कई तरह की देखोगे, तो ह्यूमन कैपिटल क्या होती है बेटा, वो पर्सन जिसके अंदर नॉलेज होती है और वो इन सभी जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन हैं इनको क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। बेटा ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे नॉलेज होती है कि मतलब बिजनेस की बात करें तो उसे बिजनेस को कैसा समझा जाए, एबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं, एजुकेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, बेटा ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। क्रिएटिविटी मतलब उसको नए तरीके से कैसा लाया जाए, ठीक है, क्रिएटिविटी होगी, विजडम होगी, आज़ादी मतलब अपने आप डिसीजन लेना, जजमेंट देना। तो बेटा ये सारी क्या होगी आपकी ह्यूमन कैपिटल की, क्या बेटा ये रिसोर्सेज हैं। Knowledge is required to be able to put together land, labor, physical capital, produce an output either to use yourself or to sell in the market. ठीक है बेटा। देखिए बात करते हैं बेटा फार्मिंग की। पालमपुर फार्मिंग में क्या है, आप जानते हो लैंड क्या है बेटा, फिक्स्ड है। क्या आप देख सकते हो कि लैंड को हम कभी बढ़ा सकते हैं, नहीं। बेटा मान लीजिए 500 गज की जमीन है, तो 500 गज की अगर मैं सुबह उठ कर देखूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने रात में 500 गज देखी, सुबह उठा देखा तो 600 गज हो गई, नहीं। बेटा लैंड क्या है, फिक्स्ड है, इसे हम बढ़ा नहीं सकते। तो प्रॉब्लम क्या थी, अगर पालमपुर में देखा जाए तो लैंड फिक्स थी और लोगों का काम क्या था बेटा, मेन एक्टिविटी क्या थी पालमपुर की, हमने देखा कि लोग फार्मिंग करते थे पालमपुर में। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो आपको देखने को मिलेगा बेटा पालमपुर में लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते हैं। और फार्मिंग में टोटल 75%, बेटा कितने परसेंट, 75% लोग पालमपुर में बेटा फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग का बेटा मीनिंग होता है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना। तो दूसरा क्या है, कुछ लोग बेटा फार्मिंग क्या करते हैं, अपने खेतों पे करते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं हायर करते हैं, ये भी देखने को मिलेगा आपको। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा ये है दे वेलबिंग ऑफ दीज पीपल इन क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन इन द फार्म्स। वे जानते हैं बेटा वो कैसे फार्मिंग करनी है अच्छे तरीके से। बेटा अब बात करते हैं 1960 की।
पालनपुर में क्या हुआ, देर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो आपने देखा होगा कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो बेटा 1960 में क्या हुआ पालमपुर में, जो कल्टीवेशन था, अब डिमांड लोगों की बढ़ने लगी क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती। तो प्रॉब्लम क्या है, कल्टीवेशन में कोई इंक्रूव मतलब एक्सपेंशन नहीं हुआ, लैंड जितनी थी उतनी ही रही। ठीक है, और क्या था, स्टेप टेकन बाय विलेजर्स। अब क्या हुआ बेटा, लोगों ने क्या करा, पालमपुर के जो किसान थे उन्होंने ये करा कि लोगों की डिमांड फूड की ज़्यादा होने लगी। तो उन्होंने क्या करा, जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड बेटा जिससे वो लैंड होती है जिसपे पहले से घास उगड़ी है, जिसपे कोई खेती नहीं करता, ठीक है, बंजर भूमि। तो बेटा वो क्या करते हैं किसान, उस बंजर भूमि का, वेस्ट लैंड का, वो कल्टिवेबल लैंड बना लेते हैं। मतलब जहाँ पे कोई खेती नहीं होती थी तो वहाँ पे खेती करने लग जाते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए पालमपुर में। लेकिन बात क्या होती है बेटा, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं होता कि लोगों की डिमांड और ज़्यादा रहती है। फिर बेटा वो क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर। बेटा प्रोडक्शन तब भी नहीं बढ़ पाया अगर लैंड वेस्टलैंड को बढ़ा दी। अब क्या हुआ बेटा, देर इज देयर अ वे कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। अब प्रॉब्लम यह है कि जो पालमपुर के जो विलेज के गांव हैं, गांव के जो निवासी हैं वो सोचते हैं अब इसको हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। जैसे आपने देखा होगा किस चीज़ की बेटा खेती बाड़ी दिखाई दे रही है इसमें, मेज़ की और सोयाबीन की। अब करते क्या है बेटा, वे उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, एक साल के अंदर एक ही जमीन के ऊपर मल्टीपल क्रॉप्स उगाते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसा आपने देखो बेटा, ठंड है तो ठंड में अलग क्रॉप्स उगा रहे हैं, गर्मी में अलग क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है, बसंत में अलग क्रॉप उगा रहे हैं। तो बेटा पालमपुर के लोग क्या करते हैं, अपनी फसल को बढ़ाने के लिए एक साल के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब होता है कि एक ही जमीन पर एक से ज्यादा फसल उगाते हैं अलग अलग सीजन में। तो उससे क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है वो पढ़ते हैं बेटा आगे। इन द काइंड ऑफ द क्रॉप्स ग्रोइंग फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश। क्या कहते हैं, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। बेटा कोई भी जितनी जमीन थी वो सारी यूज कर लेते हैं, कोई भी लैंड नहीं छुटती। क्या करते हैं बेटा वे, जैसे आपने देखोगा राइस की क्रॉप उगाते हैं। खरीफ सीजन, खरीफ सीजन क्या होता है बेटा, खरीफ उसे बोलते हैं जब कोई बारिश का सीजन होता है। ठीक है, तो फार्मर्स क्या उगाते हैं बेटा, ज्वार उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं। तो बेटा आप देख लो कि खरीफ को हम क्या बोलते हैं, रेनी सीजन बोलते हैं। और इसमें कौन से प्रोडक्शन होता है, ज्वार और बाजरा का। ठीक है, तो एक सीजन में इस चीज का प्रोडक्शन करते हैं ज्वार बाजरा का। दूसरे सीजन में क्या करते हैं बेटा, जैसा आप देखोगे बेटा इसमें पोटैटो उगाते हैं। ठीक है, आलू का प्रोडक्शन करते हैं कौन से सीजन में, अक्टूबर और दिसंबर में। तो आपको दिखाई दे रही दो क्रॉप तो ये हो गई दो सीजन में। ठीक है बेटा, तीसरा सीजन देखोगे आप तो बेटा आपको इसमें नजर आएगा कि रबी का सीजन होता है। रबी क्या होता है, रबी बोलते हैं बेटा ठंड को, ठंड का जो सीजन होता है हम बोलते हैं रबी। तो बेटा रबी में क्या उगाते हैं, वीट उगाते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, तो वीट उगाते हैं रबी में। बेटा वीट के अलावा और क्या उगाते हैं, देखो उसमें लिखा हुआ है, ग्राम हो गए, ठीक है, मस्टर्ड हो गई, ये सब उगाते हैं। इसके अलावा फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड द सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट रायगंज। अब बेटा वो क्या करते हैं फार्मर्स वहाँ के, वो इतना प्रोडक्शन उगा करते हैं कि वो अपनी फैमिली की जो कंजप्शन है उसको करने के बाद मतलब इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं कि एक्स सरप्लस करते हैं। मतलब मान लीजिए उन्होंने 10,000 क्विंटल प्रोडक्शन करा, अब फैमिली को कितना चाहिए, मान लीजिए 100 किलो चाहिए पूरे साल के लिए, तो अपने बचाने के बाद भी वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर लेते हैं और उसे क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज डिवोटेड टू द शुगर केन। कुछ लोग शुगर केन के लिए छोड़ देते हैं, मतलब गन्ने के लिए, गन्ना भी उगाया जाता है। शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस ईयर। बेटा एक साल में कम से कम वो गन्ने की फसल भी उगाते हैं। और बेटा आप देखोगे जो गन्ना होता है, गन्ने से क्या करते हैं, जैगरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। और वो क्या करते हैं, गुड़ को कहाँ बेच देते हैं बेटा, मार्केट में बेच देते हैं। कौन से मार्केट में, शाहपुर की। तो बेटा आपको इसमें कुल मिला के ये दिखाई दे रहा होगा कि जो पालमपुर के लोग हैं वो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप उगाते हैं और एक्स्ट्रा उगाते हैं और वो क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। देखिए, रीजंस वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। बेटा अगर हम पढ़ें तो reasons why farmers are able to grow three defense crop in year।
तो बेटा ऐसा क्यों कर पा रहे हैं पालमपुर में? इसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ का डेवलप होना, कि वहाँ पर जो सिस्टम है इरिगेशन का, इरिगेशन बोलते हैं सिंचाई का, पानी का, वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा बेटा रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें पालमपुर की बेटा, वहाँ पानी भी अच्छा आता है, पानी है, ठीक है, ट्यूबवेल है, दूसरा लाइट आती है रेगुलर। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ का। चेंज इन द इरिगेशन सिस्टम। देखिए आपको इसमें इरिगेशन सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, व्हील से बेटा पानी निकाल रहे हैं कुएं में से, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा सिस्टम है पानी निकालने का। पर्शियन व्हील्स वर यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड। क्या करते थे बेटा वहाँ के जो लोग थे, गांव के किसान थे पुराने, तो वो पानी निकालते थे छोटे छोटे खेतों में और खेती सिंचाई करते थे। लेकिन बाद में लोगों ने क्या करा, क्योंकि लाइट आ रही है तो ट्यूबवेल यूज करने लगे। अब ट्वेल्व से क्या होता है बेटा, ज़्यादा पानी निकलता है, और वो अपनी फैसी को क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी करने लगे। तो द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन क्या हुआ, जो पहली बार जो वहाँ पर ट्यूबवेल लगी वो किसने लगवाई थी बेटा? सरकार ने लगवाई थी, ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करें। फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप द प्राइवेट ट्यूबवेल्स। सरकार के अलावा बेटा कुछ फार्मर्स हैं, उस गांव के लोग, उन्होंने खुद की अपनी भी ट्यूबवेल्स लगवाई, जिसे बोलते हैं प्राइवेट। और 200 हेक्टर तक भी उन्होंने क्या करा बेटा? इरिगेट करा। देखिए बेटा, ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। डिड यू नो ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री लिटिल लेस देन द 40% द इरिगेटेड लैंड टुडे, ठीक है, इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग लार्जली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। बेटा इसका मतलब ये है कि अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जो फार्मिंग का जो डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर, ठीक है। Apart from the Ravens Plains, coastal regions in the country are well irrigated. In the coastal plateau regions such as the Deccan Plateau have low level of irrigation. कुछ एरिया में आप बेटा आपको ऐसे दिखा देगा जहाँ कम बारिश होती है, तो वे क्या करते हैं? ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं। बेटा क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। प्रॉब्लम्स ये है कि पालमपुर की, अब वो क्या करते हैं बेटा, इसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है बेटा? मल्टीपल क्रॉपिंग वो होता है जहाँ एक साथ फसल उगाते हैं, प्लस हम उस क्रॉपिंग में डिफरेंट टाइप की टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे HIV सीड हुआ, HIV सीड क्या होता है बेटा? ट्रेडिशनल सीड को हटा के नए नए टाइप के सीड हुए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड बोलते हैं जिसे, इससे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल यूज़ करे हमने, और प्रॉपर इरिगेशन करा, ठीक है बेटा। इस चीज़ को हम ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से भी बुलाते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ प्राइस ऑफ द लैंड। जब बेटा हम एक ही जमीन पर एक से ज्यादा, बेटा क्या करते हैं? एक से ज्यादा क्या करते हैं? क्रॉपिंग करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं बेटा मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल में बेटा एक ही जमीन पे एक से ज्यादा क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल फार्मर्स इन द पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो, सच अ थर्ड क्रॉप इज द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। बेटा क्या कर रहे थे पालमपुर के लोग? क्या कर रहे थे, कम से कम एक साल में 2 क्रॉप तो उगाते थे, जिसमें पोटैटो, और थर्ड क्रॉप तो बेटा वो थी जो हम कम से कम 20 साल से उगाई रहते हुए। ट्रेडिशनल फार्मिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है आपने देखा होगा, लोग खेती बाड़ी करते हैं, हल का यूज़ करते हैं। तो बेटा तो 1960 में क्या हुआ मिड में, तो जो सीड यूज़ करते थे बेटा वो ट्रेडिशनल यूज़ करते थे, जिससे क्या होता था पालमपुर में जो क्रॉप होती थी वो कम होती थी, तो नुकसान होता था। ट्रेडिशनल से क्या होता है? अच्छी क्रॉप तो होती है लेकिन बेटा प्रोडक्शन कम होता है। क्यों होता है? ट्रेडिशनल मेथड की वजह से। ट्रेडिशनल में क्या होता है बेटा? ट्रेडिशनल सीड यूज़ करते हैं, और पुरानी मेथड यूज़ करते हैं फार्मिंग का। पानी किससे यूज़ करते हैं? कुएं से निकालते हैं। और बेटा फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते थे। क्या यूज़ करते थे किसान? पाउडर, काऊ का गोबर यूज़ करते थे, और नेचुरल जो मैनर होता है मैन्योर, वो यूज़ करते थे। जिससे होता क्या था, फार्मिंग में प्रोडक्शन कम होता था। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर, वी डिड नॉट हैव टू बाय। अब वो क्या करते थे बेटा? खरीदते नहीं थे, वो खुद ही ले लेते। मॉडर्न फार्मिंग में किससे बोलते हैं बेटा? मॉडर्न फार्मिंग को बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया? 1960 के अंदर आया, जब हमारी सरकार ने देखा कि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट किस चीज़ को लेकर आई? ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर आई। तो बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या होता है? HYV सीड यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, और मशीनी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके होने से क्या हुआ बेटा? प्रोडक्शन बढ़ गया। देखिए आप देख रहे होंगे इसमें ये बीज, तो ये बेटा ये आपको इसे बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज, ठीक है। और क्या होता है बेटा? इसमें केमिकल यूज़ करते हैं। तो ये सब यूज़ करा, इसके वजह से क्या हुआ बेटा? प्रोडक्शन बढ़ गया।
अब बेटा ये चीज़ कहाँ कहाँ देश में देखने को मिली। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग। बेटा हमारे देश में 3 स्टेट में इस फार्मिंग को सबसे पहले अडोप्ट करा, मॉडर्न फार्मिंग को। ठीक है, इसके बाद द फार्मर्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर द इरिगेशन। फार्मर्स ने क्या लगाया, ट्यूबवेल लगाई, मतलब ये सारे मेथड यूज़ करें, HY स्वीड यूज़ करा इन स्टेट में। सम ऑफ द मोड ऑफ मशीनरी, बेटा कुछ लोगों ने फार्मिंग के लिए मशीन परचेज करी, ट्रैक्टर यू परचेज करे, थ्रेशर परचेज करें। बेटा थ्रेशर क्या होता है, थ्रेशर बेटा वो होता है जिसमें ग्रेन्स अलग हो जाता है, स्ट्रो अलग हो जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग में फास्टर यूज़ करें, तो ये सब चीज़ यूज़ करिए HIV के लिए। बेटा दूसरी चीज़ क्या थी, पालमपुर की बात करें तो बेटा पालमपुर में जो वीट था, पुराने मेथड से देखें तो ट्रेडिशनल जो मेथड यूज़ करते थे फार्मों के लोग, तो वो केवल 1300 kg पर हेक्टर ही प्रोडक्शन कर पाते थे, मतलब एक हेक्टर में 1300 किलोग्राम। जबकि अगर हम HIV यूट की बात करें तो जब इन्होंने नई टेक्निक यूज़ की तो कितना प्रोडक्शन करने लगे बेटा, वो 3200 किलोग्राम, मतलब एक हेक्टेयर में 3200 किलो का प्रोडक्शन कर दिया। तो देखिए बेटा डबल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किसके मेथड से बेटा, मॉडर्न फार्मिंग से। There was a large increase in the production of the wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. अब बेटा प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करा उन्होंने, अब वो क्या करने लगे बेटा, वो मार्केट में बेचने लगे, जबकि ट्रेडिशन में नहीं था ऐसा पॉसिबल। अब बेटा प्रॉब्लम ये आती है, क्या मॉडर्न फार्मिंग से लैंड सस्टेन रहेगी, मतलब ठीक रहेगी? तो क्वेश्चन है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसका बेटा रीज़न है कि मॉडर्न फार्मिंग में हम क्या करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग होने से क्या नुकसान है। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट ये बताती है कि मॉडर्न फार्मिंग से ओवर यूज़ होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब होती है क्योंकि केमिकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, और पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं बेटा, तो पानी का लेवल कम हो जाता है। दूसरा, इन सभी के होने से तो बेटा फार्मिंग, मतलब जो फार्म लैंड की जो फर्टिलिटी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होती है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल मॉडर्न फार्मिंग अच्छी तो है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। ठीक है, नेचुरल नुकसान जैसे बोलते हैं, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर। अब बेटा आप देखिए, अगर कोई मिट्टी की क्वालिटी खत्म हो जाती है, क्या वो वापस आ जाएगी जल्दी से? नहीं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं मॉडर्न फार्मिंग के। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। बेटा पंजाब में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो केमिकल यूज़ होते हैं फार्मिंग में। द कंटिन्यूस ऑफ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लीड्स टू डिग्रेडेशन। बेटा डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या होता है, लैंड की फर्टिलिटी डाउन होना। ठीक है, पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। क्लियर बेटा? दूसरा है बेटा, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, कि पालमपुर में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है फार्मर्स के अंदर। देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया था कि 450 लोग हैं पूरे गांव के अंदर, जिसमें से एक 1/3 ऐसे लोग हैं, मतलब 150 लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, और 260 लोग ऐसे हैं गांव के अंदर जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। तो बेटा आपको ये देखने को मिलता है कि अनइक्वलिटी आपको नज़र आती है, कि कुछ के पास ज़मीन नहीं है, कुछ के पास ज़मीन है तो वो ज़्यादा है, और कुछ के पास ज़मीन है तो वो 2 से भी कम है। ठीक है, तो आपको 3 तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है, कि कुछ लोग लैंडलेस हैं जिनके पास 150 लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। कौन है बेटा? वो दलित है। ठीक है, दूसरे कुछ 60 लोग ऐसे हैं जो मीडियम लार्ज फार्मर हैं, बड़े बड़े किसान हैं, जिनके पास बेटा 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। और कुछ किसान बेटा ऐसे हैं जिनके पास 240, जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट हैं, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो बेटा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड आपको देखने को मिलता है विलेज ऑफ पालमपुर में। ठीक है बेटा, हमने क्या देखा, पालमपुर में लेबर की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। देखिए हमें पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, होती है लेबर की। ठीक है, तो लेबर किस टाइप से थे देखते हैं। तो फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। देखिए, स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। बेटा हमने देखा कि पालमपुर में 2 तरह के लेबर हैं। एक तो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो उतना ही अनाज उगा पाते हैं जो अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, उतना ही उगा पाते हैं। और एक है इसमें मीडियम भी हैं, लार्ज भी हैं। तो मीडियम लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। बेटा जो बड़े किसान हैं वो क्या काम करते हैं,
वो जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, वो किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है वो क्या करते हैं, इनको हायर कर लेते हैं बड़े किसान जो छोटे किसानों को हायर कर लेते हैं और उनसे अपने खेतों पे काम करवाते हैं। फार्म लेबर्स कम एज फ्रॉम लैंडलेस, बेटा जो हायर किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती, ठीक है, या आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या वो होते हैं या जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए वे क्या करते हैं, दूसरे के यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो बड़े फार्मर छोटे फार्मर को हायर करते हैं। तो ये हमने देखा कहाँ पर बेटा, पालमपुर में। आगे देखते हैं। फार्म लेबरर्स don't have a right over the crops grown on the land, instead they are paid wages by the farmer for whom they work। वो लेबर्स जो दूसरे का काम करते हैं, ठीक है, तो बेटा उन्हें क्या मिलता है, उन्हें वेजेस मिलती है। वेजेस कैन बी इन कैश, कुछ किसान क्या करते हैं, कैश में ले लेते हैं मजदूरी या क्रॉप देते हैं। बड़े किसान या तो उन्हें मजदूरी देते हैं कैश के रूप में, थोड़े बहुत पैसे दे दिए, या क्या दे देते हैं कि जो उन्होंने खेती करी उसका कुछ हिस्सा दे देते हैं वो छोटे किसानों को। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्मर एक्टिविटी टू अनदर। लेकिन वेजेस देने का बेटा वहाँ पर अलग अलग तरीका है, ठीक है, रीजन के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से, ठीक है, डिपेंड करता है एक्टिविटी इन्होंने क्या की है। there is also a wide variation in product duration of employment, और ये भी देखना पड़ता है कि उन्होंने कितने टाइम तक एम्प्लॉयमेंट किया है। फार्म लेबर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर हॉरियर। बेटा आपने देखा है कि जितनी भी खेती होती है वो कुछ किसान क्या करते हैं, डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं, कुछ पूरी फसल कटने तक की, ठीक है, ये पूरे साल तक के। तो तीन तरीके से आपने पालमपुर में लेबर देखी है। क्वेश्चन है बेटा ये जानिए, द मिनिमम वेज फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। बेटा अब क्या होता है कि बड़े किसान क्या करते हैं, छोटे किसान का एक्सप्लोइटेशन करते हैं वेजेस के थ्रू, कम वेजेस देते हैं, ज़्यादा काम करवाते हैं, मजदूरी ज़्यादा करवाते हैं, कुछ को किसानों को नहीं मिल पाती। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ₹300 पर डे, मतलब एक दिन में जो भी मजदूर काम करेगा खेती में उसे ₹300 दिए जाएंगे, उससे कम नहीं दिए जाएंगे। ये गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, डिसाइड कर दिया, सेट कर दिया। ये सन 2019 की बात है, मार्च के, ठीक है। देयर इज अ हैवी कॉम्प्लिकेशन ऑफ वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। होता क्या था बेटा पालमपुर में, लोग क्या काम करते थे, कम पैसे में भी खेती बाड़ी करते थे। देखिए बेटा आपने हम क्या पढ़ा, लैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है, लेबर के बारे में पढ़ा। अब बेटा पढ़ते हैं कैपिटल। बेटा कैपिटल की नीड क्यों होती है फार्मिंग में। देखिए कैपिटल का बेटा मीनिंग होता है पैसा, मनी। आपने देखा होगा बेटा, बहुत सारी पिक्चर देख रहे होंगे आप, इसमें ट्रैक्टर हैं, ठीक है, मशीन्स हैं, या जो सीड्स होते हैं वो सब किससे खरीदे जाते हैं बेटा, पैसे से। तो हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेटा वो क्या है, क्या पैसा, कैपिटल। अब कैपिटल कितनी तरह की होती है बेटा, वैसा कैपिटल दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल, जैसे कि प्लांट मशीनरी, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कैश और रॉ मटेरियल। स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। देखिए हेडिंग क्या बेटा इसका, द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। बेटा आज के जो मॉडर्न फार्मिंग है जिसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा अब क्या है, पैसा अब किसान कैसे लेगा। देखो जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, उधार पैसे लेते हैं बड़े किसानों से या मनी लेंडर से। तो पालमपुर में क्या था, जो छोटे छोटे किसान थे वो बड़े बड़े किसानों से पैसे लेते थे या मनी लेंडर से लेते थे, साहूकार जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब वो इतना ही पैसा कमा देते थे, जितना आता था वो सब क्या करते थे, वापस रिटर्न कर देते थे। तो स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल। उधार पैसे लेते थे छोटे किसान अपनी कैपिटल को अरेंज करने के लिए। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स विलेज मनी लेंडर, किससे लेते थे बेटा, वे दो लोगों से लेते थे, या तो वो पैसे ले रहे हैं मनी लेंडर से या किससे ले रहे हैं, फार्मर से। कौन से बेटा, लार्ज। दूसरे क्या है, अब बेटा एक बात देखिए, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में बेटा आपने देखा होगा लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत कम होता है। लेकिन जो जो लोग मनी लेंडर से लेते थे, बड़े बड़े किसानों से लेते थे, तो वो क्या करते थे, अपने इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चार्ज करते थे जो वो लोन देते थे छोटे किसानों को। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्टेंस टू रिपे लोन। अब बेटा छोटे किसान को क्या प्रॉब्लम थी कि जो उन्होंने लोन ले रखा उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा देना, तो उनकी कोई कमाई नहीं हो पाती थी। दूसरा क्या है,
द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मर, लेकिन जो बड़े किसान थे बेटा उनका तो फायदा था क्योंकि उनके पास पहले से बहुत पैसा था। अब वो क्या करते थे, उनकी अपनी सेविंग्स हैं, खेती बाड़ी करते थे, जो बच जाता था वो उससे सेव कर लेते थे। ठीक है, तो बड़े किसानों को फायदा था, उन्हें कोई लोन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। दे आर दस एबल टू अरेंज द कैपिटल नीड। बेटा पॉइंट ये है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। बेटा सरप्लस क्या होता है, सरप्लस का मीनिंग ये होता है, मान लीजिए हमने 250 250 क्विंटल गेहूं की नीड है, मुझे पूरे मतलब पूरे परिवार को पूरे साल में इतना गेहूं चाहिए, मीट। और मैंने क्रॉप उगाई, उसमें मेरे पास कितना आया बेटा 225 क्विंटल। तो बेटा सब सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट क्या होता है कि मान लीजिए मुझे कितने चाहिए 250 क्विंटल गेहूँ, और कितना उगा पाया मैं पूरे फार्म से 2250 क्विंटल, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितने हुए 2000 क्विंटल, तो इसे हम बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये फ़ायदा था। सरप्लस क्या होता है, तो लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड, वीट हार्वेस्टिंग प्रोडक्शन इज कम्प्लीट, मतलब हार्वेस्ट प्रोडक्शन हो गया, तो व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट। अब बेटा जो उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था उसका वो क्या करते थे, वो मार्केट में बेचा करते थे। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन, मतलब जितना उन्हें नीड थी फैमिली कंजप्शन के लिए वो तो अपने पास रख लेते थे, और जो बचता था सरप्लस, बेटा सरप्लस का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा। जैसे मैंने बताया था आपको 2250 मैंने प्रोडक्शन करा और मुझे 250 की नीड है, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ 2000 क्विंटल गेहूँ। तो मैं इसको क्या करता था, मतलब वो पालमपुर के किसान क्या करते थे, एक्स्ट्रा को मार्केट में बेचते थे। ठीक है, दूसरे क्या है बेटा, स्मॉल फार्मर है टाइटल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। लेकिन ये प्रॉब्लम किसके साथ थी बेटा, छोटे किसान की बात करें तो छोटे किसान क्या करते थे, छोटे खेत पे प्रोडक्शन करते थे, तो उनके पास बहुत ना के बराबर सरप्लस होता था, प्रोडक्शन ही कम था। वो क्या करते थे, केवल अपनी ही नीड, सब स्टेशन शेयर बेटा मीनिंग होता है इसका कि जो छोटे किसान है वो क्या करते थे, अब जितनी खेती करी उससे केवल अपने परिवार का ही पालन पोषण कर पाते थे, उनके पास कोई सरप्लस नहीं होता था छोटे किसान के पास, जबकि बड़े किसान के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस था। ठीक है, द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, मार्केट में कौन बेचते थे, बस सिर्फ बड़े बड़े फार्मर्स। द ट्रेडर एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन्स एंड सिटीज। अब बेटा जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ बेच रहे हैं, मार्केट में, मार्केट में ट्रेडर क्या करते हैं, वो फर्दर सेल कर देते हैं शॉपकीपर को गाँव और शहरों में, तो इससे पैसा कमाते थे, तो उनकी अर्निंग होती थी किसकी बेटा, बड़े बड़े किसानों की। अब बेटा हम बात करते हैं किसान क्या करते थे जो वो पैसा कमाते थे, तो मनी सेव्ड इन द बैंक, क्या करते थे बेटा, वो पैसों को जमा कर लेते थे किसमें, बैंक अकाउंट में अपनी। ठीक है, दूसरा क्या था, द सेविंग इज यूज टू अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर इन द नेक्स्ट सीजन, बेटा जब उनका अगला साल जब वो खेती करते थे नेक्स्ट सीजन में, तो वो उस सीजन के लिए वो पहले से पैसा जमा कर लेते थे बैंक में। ठीक है, दूसरा क्या करते थे, और जो उनके पास एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पैसा होता था तो बेटा वो सेविंग से क्या खरीदते थे, ट्रक खरीद लिया, कैटर खरीद लिए, मतलब जानवर खरीद लिए, और तो सेट अप शॉप्स, कुछ ने दुकान खरीद ली, तो ये सब उन क्या करते थे, सेविंग से बड़े बड़े किसान अपना फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटी, बेटा आपने देखा कि किसान अगर हम बात करें पालमपुर में, तो पालमपुर में किस ज़्यादातर जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। अब बेटा क्योंकि जो पालमपुर है वो एक तरीके से एडवांस, फुली एडवांस नहीं कह सकते लेकिन एडवांस गांव है, जिसमें आपको खेती के अलावा मगर एग्रीकल्चर फार्मिंग के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ और एक्टिविटी भी मिलेंगी, उसे हम बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी। बट नॉन फार्म क्या होती है, जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं होती, जैसे दुकान खोलना, ठीक है, ऑटो रिक्शा चलाना, तो बेटा ऐसी एक्टिविटी क्या बोलते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे पहले एक्टिविटी क्या करते थे बेटा पालमपुर के, वो डेयरी खोलते थे, डेयरी क्या करते थे, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, जैसे गाय है तो उसको दूध बेचते थे पालमपुर में कुछ लोग डेयरी खोल के। ठीक है, तो आपको पिक्चर दिखाई देगी दूध बेच रहे हैं, तो आगे देखिए बेटा इसमें
टाउन्स हैव कलेक्शन, देयर इज अ कॉमन एक्टिविटी इन द मेनी फैमिली इन द पालमपुर। बेटा बहुत सारे लोग क्या करते थे वहाँ पर पालमपुर में वो डेयरी खोलते थे। अब क्या करते हैं, पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब बेटा कुछ लोग क्या करते हैं पालमपुर में इसकी खेती करते हैं बाजरा ज्वार की। क्यों? क्योंकि वो फीड करते हैं बफेलोज को, तो ये फ़ायदा था। डेयरी खोलने से क्या हुआ, दूध आया, दूध के लिए अब क्या बेटा कैटल्स हैं उनको खिलाना भी है, तो खिलाने की खेती होती थी वहाँ पर, ग्रास और बेटा ज्वार ये सब उगाया जाता था। तो इसके बाद क्या था, द मिल्क इज सोल्ड इन द रायगंज। दूध कहाँ बेचा जाता था, रायगंज में बेचते थे, जो कि एक बड़े गांव के पास में है। ठीक है, अब वो बेटा दूध कहाँ से आता था उसमें, टाउन्स हैव कलेक्शन कम चेलिंग फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्ट टू द फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। अब बेटा दूध को इकट्ठा किया जाता था वहाँ से आसपास के टाउन्स और शहरों में बेच दिया जाता था। ठीक है, ये दूसरी एक्टिविटी थी। बेटा दूसरी एक्टिविटी पढ़ते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। बेटा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है, इसे हम SSI भी बोल सकते हैं। एस मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बेटा छोटे छोटे व्यापार करने को हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग बेटा पालमपुर में जो 50 लोग से कम थे वो अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते थे, मतलब छोटे छोटे कारखाने चलाते थे। ठीक है, अब बेटा जब कारखाना खोला उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग था पालमपुर मोस्ट क्या होता था, वेरी स्मॉल प्रोडक्शन मेथड, थोड़े स्मॉल पे प्रोडक्शन मेथड होता था। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा जूट का बनता है बेटा, बोरी बनती है, तो ये सब आपकी एक्टिविटी होती है नॉन फॉर्म एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग द पालमपुर इन्वॉल्व्स अ वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड एंड आर डन ऑन द स्मॉल स्केल। बेटा मैन्युफैक्चरिंग तो होती थी वहाँ पर, लेकिन छोटे स्केल पर होती थी। दे आर कैरिड आउट मोस्टली दे आर कैरी आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड। बेटा ध्यान रखना, जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो कुछ ने तो अपने घर पे खोल रखी थी और कुछ ने क्या था मदद से फील्ड की खोल रखी थी। ठीक है, और हायर करते थे लोगों को। दूसरा क्या था बेटा, पालमपुर में कुछ लोगों ने अपनी परचून की दुकान खोल रखी थी। बेटा परचून मतलब जैसा हमने किराने की दुकान होती है जिसमें बहुत तरह की चीज़ें मिलती है, शॉप चीनी है, साबुन है, अलग तरह के आइटम्स मिलती हैं। ठीक है, ये परचून की दुकान बोलते हैं इसे, किराने की दुकान। तो ये भी आपको देखने को मिलेगी पालमपुर में। ठीक है, स्टोर हुए, बेटा स्टोर जानते हो जैसे मेडिकल स्टोर होते हैं ये। पीपल इन्वॉल्व द ट्रेड, कुछ लोग ट्रेड करते थे। एक्सचेंज ऑफ मोर गुड्स मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, एक सामान खरीदा दूसरे को बेच दिया, दूसरे से खरीदा तीसरे को बेच दिया, तो ऐसी एक्टिविटी भी करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। स्मॉल जनरल स्टोर इन विलेज सेल अ वाइड रेंज ऑफ आइटम, छोटी छोटी दुकानें खुली हुई थी, उसमें बहुत तरह के सामान बेचते थे। द ट्रेडर्स आर शॉपकीपर हु बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। क्या होता था, ट्रेडर्स शॉपकीपर से खरीदते थे। ठीक है, सॉरी शॉपकीपर माल खरीदते थे होलसेलर से। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, क्या बेचते थे बेटा वे, बिस्किट बेच लिए, ये सारी आइटम आपको देखने को मिलेगी वहाँ सब बिकती थी। पेन पेंसिल मोमबत्ती बैटरीज टूथपेड, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे बेटा, स्टोर्स में मिलेंगे, जनरल स्टोर्स में। तीसरा जो एक्टिविटी मिलेगी नॉन फॉर्म एक्टिविटी बेटा वो क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब हम देखते हैं कि पालमपुर में ट्रांसपोर्ट भी लोगों ने काफ़ी खोल रखा था। तो फास्ट डेवलपिंग और बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा था सेक्टर पालमपुर में। क्या क्या थे बेटा वहाँ पर आपने देखो मिलेंगे, वैरायटी ऑफ व्हीकल्स थे, रोड पर चलते थे पालमपुर से रायगंज तक। कहाँ से कहाँ तक चलते थे बेटा, पालमपुर से रायगंज तक, क्योंकि पालमपुर रायगंज कनेक्टेड था, रोड आपस में मतलब रोड कनेक्टेड थी। तो क्या क्या चलते थे बेटा, रिक्शा चलता था वहाँ पर, टांगस था, जीप थी, ट्रैक्टर थे। ये सब बेटा क्या है, नॉन फॉर्म एक्टिविटी, और ये आपको ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा क्या है बेटा, इसमें आपको देखने को मिलेगा द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन। पहले के कंपैरिजन में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा पालमपुर में, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग एक्टिविटी एग्रीकल्चर से कहाँ शिफ्ट होने लगे, ट्रांसपोर्ट पे। दूसरा क्या था, दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, जैसे कि ऑटो रिक्शा हो गया, और ऑटो वाला क्या करता है कि इंसान मतलब पैसेंजर को ट्रांसफर करता है, कुछ बेटा गुड्स को ट्रांसफर करते थे। तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते थे, कहाँ से, पालमपुर से। ठीक है, अब बेटा समरी पढ़ते हैं इसकी। तो समरी में क्या है, बेसिक जब हम बात करते हैं पालमपुर की, तो पालमपुर में हमने देखा कि स्टार्टिंग में पालमपुर में लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, मतलब एग्रीकल्चर। बाद में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। ठीक है, वो हमें देखने को मिला। दूसरा क्या था,
बेटा जो प्रोडक्शन हो रहा था पालमपुर में, उसमें हमें 4 फैक्टर चाहिए।